हेलो वन। हमारी जो ज्योग्राफी के एमसीक्यू की सीरीज चल रही है उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू कर रहे हैं। इसमें मैंने हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। तो अगर हम ये कंटिन्यूसली अगर हम ये एमसीक्यू को ट्राई करते रहेंगे तो डेफिनेटली हम लोग ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन डू द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट ऑकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें कह रहा है कि सबसे बड़ा दिन कब होता है और सबसे छोटा दिन कब होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं तो ये हमारी अर्थ है। तो ये रहा इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अगर मैं सबसे बड़े दिन की बात करता हूँ तो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। 21 जून को सबसे बड़ा दिन रहेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और सबसे छोटा दिन कब होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही सबसे छोटा दिन आपको 22 दिसंबर में मिलेगा। अगर मैं साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करता हूँ तब यहाँ पे सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होगा। तो सबसे छोटा दिन कब होगा, जब वहां पे सबसे बड़ा दिन होगा। तो 21 जून को सबसे बड़ा छोटा दिन होगा यहाँ पे। तो अगर इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए, व्हेन डू द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा और 22 दिसंबर को शॉर्टेस्ट होगा। ठीक है, ये थोड़ी ऑप्शंस थोड़ी यहाँ पे गलत सी है। और 21 जून को आप लॉन्गेस्ट डेट ले लीजिए और 22 दिसंबर को शॉर्टेस्ट रहेगा। अगर हमसे पूछा जाए ऐसा होता क्यों है, क्यों लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट डे होता है, उसका रीजन है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। हमारी जो अर्थ है वो सन के चक्कर काटती, इलिप्टिकल इलिप्टिकल जो धरती है हमारी वो सन के इलिप्टिकल वे में चक्कर काट रही है। ये देखो, ये सामने सन है और हमारी अर्थ इसके अराउंड घूम रही है। तो जिससे क्या होता है, सन की जो रेस है, सन की जो लाइट है वो डिफरेंट तरह से पहुंचती है धरती पे। तो जिससे होता क्या है, 22 जून को, सॉरी यहाँ पे 22 जून लिखा हुआ है, 21 जून को, यहाँ पे 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अगर मैं 22 दिसंबर की बात करता हूँ तो 22 दिसंबर में साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होगा। और 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन सन की रेस एग्जैक्टली पड़ती है, मतलब बराबर पड़ती है। तो जिससे 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होती है। जब 12 घंटे का दिन हो और 12 घंटे की रात, क्योंकि एक दिन तो 24 आवर्स का होता है, ऐसे 2 दिन धरती पर आते हैं हर जगह, तो जिन्हें हम कहते हैं इक्विनॉक्स। तो अगर हमसे पूछा जाए 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात धरती पे 2 दिन ऐसे कौन से होते हैं जहाँ पे दिन और रात बराबर होंगे, तो आंसर है 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। तो इसे कहा गया इक्विनॉक्स। ये जो 4 दिन हमने देखे, 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च और 22 दिसंबर, ये सारी चीजें हो क्यों रही है, सारी का रीजन है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। जो हमारी धरती सन के आगे पीछे घूम रही है, उसकी वजह से सीजन चेंज होते हैं और साथ में बड़ा दिन और छोटे दिन का कंसेप्ट भी आता है। हमारी जो अर्थ है वो सन के इलिप्टिकल रेवोल्यूशन लेती है, इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करती है चक्कर लगाने के लिए। ये कुछ चीजें याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है, इन विच सीजन क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस है हम लोग समर में सेलिब्रेट करते हैं। नॉर्मली क्रिसमस हम लोग विंटर में सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। अब होता है क्या, जब सन, जो सन है, सन हमारा ऊपर की तरफ होगा। सन ऊपर की तरफ जब होता है तब उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया वाली जगह पे विंटर्स होते हैं। और जब विंटर्स होंगे, अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करता हूँ तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर कब होगा, दिसंबर के टाइम पे विंटर्स होते हैं। तो उस टाइम पे जो सन होगा वो साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ होगा, मतलब कि साउथ में चला गया होगा। तो उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया वाली जगह पे गर्मियां होंगी और नॉर्थ वाली साइड पे सर्दियां होंगी। सो दैट्स द रीजन ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस है वो गर्मियों में मनाया जाता है। डेट सेम रहेगी 25 दिसंबर को ही। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हेन डू इक्विनॉक्स ऑकर ऑन द अर्थ। अभी हमने पहले पढ़ा था इक्विनॉक्स 2 दिन को होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होता है। तो दैट मींस सी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट नेम इज गिवन टू द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। वो कह रहा है कि 180 डिग्री से जो लाइन निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। तो जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड से ओरिजिनेट होती है। इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में देख लेते हैं। अब ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ पे हमने 180 डिग्री से ये लाइन ड्रॉ की हुई है, ये वाली, इसी लाइन को डेट लाइन कहा जाता है। ये जो डेट लाइन है ये जिगजैग फॉर्मेट में रहेगी, ये जिगजैग है, सीधी नहीं है। अगर ये लाइन सीधी होती तो कुछ किसी कंट्री के ऊपर से क्रॉस कर लेती। अब मान लो ये रहा रशिया, अगर रशिया के ऊपर से लाइन क्रॉस करती तो रशिया में इस वाली जगह पे कुछ और टाइम होता, सॉरी कुछ और डेट होती, और इस जगह कुछ और डेट होती, क्योंकि डेट लाइन का मेन काम ही है, डेट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं इसे। सो जोग्राफर्स ने क्या किया कि इस लाइन को जिगजैग वे में ड्रॉ किया ताकि किसी भी कंट्री के ऊपर से क्रॉस ना करे, क्योंकि अगर किसी कंट्री के ऊपर से क्रॉस करेगी वहां तो 2 डेट्स हो जाएंगी, तो उसमें दिक्कत होने वाली है। तो दैट्स द रीजन हम लोग इस समुद्र से, इस बैरिंग सी के ऊपर से इस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं और जिगजैग फॉर्मेट में ड्रॉ किया ताकि ये जो लाइन है ये समुद्र के ऊपर से क्रॉस करे। और ये जो लाइन है, अब इसके बारे में मैं कुछ बताता हूँ। 180 डिग्री से डेट लाइन निकलती है। अब मान लो कि आप यहाँ पे हो, इस तरफ हो, आप जापान में हो और दूसरी तरफ है यूएसए। अगर जापान से कोई, मान लो यहाँ पे 31 दिसंबर है, आप 31 दिसंबर में हो, आप 31 दिसंबर में अपने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के बाद सुबह 1 जनवरी को आप फ्लाइट लेके यूएसए चले जाते हो। जब आप यूएसए जाओगे इस लाइन को क्रॉस करके, तो आप क्या नोटिस करोगे, यहाँ पे अभी भी 31 दिसंबर ही है।
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस डेट लाइन को अगर मैं रेफरेंस की तरह लूँ, तो ये कौन सी साइड है? ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है। अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अगर मैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाऊंगा तो हमारी जिंदगी में एक दिन माइनस हो जाएगा, वी लॉस वन डे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखिए नीचे, अगर जापान इस तरफ हो लाइन के तो यहाँ पे ट्यूसडे होगा, जब ये लाइन क्रॉस करोगे तो ये मंडे आ जाएगा। ये याद रखिएगा बात। इफ यू ट्रेवल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट यू विल गेन वन डे, बट इफ यू ट्रेवलिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट यू विल लूज वन डे। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ये जो डेड लाइन है ये किस समुद्र के ऊपर से क्रॉस कर रही है? तो यहाँ पे आंसर रहेगा बैरिंग सी। ये बैरिंग सी को क्रॉस करती है। और ये जो डेट लाइन है किन कंट्री के पास से डेविएट हो रही है? तो मैंने यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपके लिए पढ़ने के लिए, तो ये पढ़ लीजिएगा। एल्यूशन आइलैंड्स, फिजी, समोआ और गिलबर्ट आइलैंड से थ्रू यहाँ से डेविएट कर रही है। तो अब हम इसका आंसर दे पाएंगे, तो इसका आंसर है इंटरनेशनल डेट लाइन। अब नेक्स्ट है द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। वो कह रहा है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है वो किस जगह से पास करती है इंडियन सिटी का? तो इसका आंसर रहेगा मिर्जापुर। अब इसको भी देख लेते हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की जो डेट लाइन है ये है इंडियन डेट लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड डेट लाइन जिसे हम कहते हैं आईएसटी। ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से हम इसको ड्रॉ करते हैं, ऑरिजिनेट होती है इस वाली जगह पे, ये है मिर्जापुर। अब ये इंडियन स्टैंडर्ड डेट लाइन है क्या? बेसिकली इंडिया में जो हम टाइम यूज करते हैं वो टाइम हम यहाँ से मेजर करते हैं। ये मिर्जापुर, नैनी, इलाहाबाद में, ये यूपी में एक जगह है मिर्जापुर, यहाँ पे शिवगढ़ फोर्ट है। उस फोर्ट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, हमारी ऑब्जर्वेटरी है, वहां पे हम टाइम मेजर करते हैं। जब यहाँ पे सूरज हमारे सर के ऊपर होता है तो उस टाइम पे 12 बजते हैं। नॉर्मली जब सूरज हमारे सर के ऊपर होता है तब 12 बजे होते हैं। तो ये टाइम पूरा इंडिया फॉलो करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से मेजर करते हैं तो आंसर रहेगा मिर्जापुर। यहाँ पे एक्जैक्टली जगह का नाम है नैनी, इलाहाबाद, मिर्जापुर। और हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लाइन है वो कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? 82 डिग्री 30 मिनट्स। और किस किस स्टेट से क्रॉस करती है? तो आंसर रहेगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और देन यहाँ पे उड़ीसा देखोगे, देन छत्तीसगढ़। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर हमसे ये पूछा जाए कि हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड लाइन है वो जीएमटी से कितनी दूर है, तो आंसर रहेगा 5.5 घंटे। हमारी जो आईएसटी है वो 5.5 घंटे दूर है, किससे? जीएमटी से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको जीएमटी का टाइम पता है तो उसमें 5.5 घंटे डाल दोगे तो इंडिया में टाइम पता लग जाएगा, इंडिया में उस टाइम पे कितना टाइम होगा। विच सबसे ज्यादा जो लैटिट्यूड क्रॉस करता है, और हम यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासिस थ्रू द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स। ऐसा कौन सा लैटिट्यूड है जो सबसे ज्यादा इंडियन स्टेट से क्रॉस कर रहा है? तो आंसर है 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे। 24 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो गुजरात से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, नियर अबाउट 10 स्टेट से क्रॉस कर रहा है। तो ये रहा, ये 24 डिग्री नियर अबाउट 23.5 और 24 के बीच में आएगा, ये वाली लाइन की बात हो रही है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए इंडिया से कौन सी लाइन क्रॉस करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़ और यहाँ से हल्का सा झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से क्रॉस करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोटेशन ऑफ द अर्थ। यहाँ पे रोटेशन ऑफ द अर्थ की बात की गई है। तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है वो कह रहा है कि धरती को अपने चक्कर काटने में 23 और 56 मिनट्स और 4.09 आवर्स लगते हैं। बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। द अर्थ इज स्ट्रेट एंड नॉट टिल्टेड। ये गलत हो गया क्योंकि अर्थ जो है वो स्ट्रेट नहीं है, टिल्टेड है। 23.5 डिग्री धरती टिल्टेड है। द स्पीड ऑफ द रोटेशन इंक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स इक्वेटर। ये भी गलत है। हमारी जो अर्थ की रोटेशनल स्पीड है वो मैक्सिमम होती है इक्वेटर पे और नियर अबाउट 0 हो जाती है कहाँ पे? पोल्स में, ठीक है। याद रखिएगा हमारी धरती की जो रोटेशनल स्पीड है, अगर मैं धरती की रोटेशनल स्पीड की बात करता हूँ तो रफली हमारी धरती की स्पीड है 1670 किलोमीटर और अर्थ की स्पीड से धरती घूम रही है। और धरती की जो मैक्सिमम स्पीड रहेगी वो इक्वेटर पे होती है और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे तो जो स्पीड होगी रोटेशनल स्पीड वो 0 हो जाएगी। एन अपरेंट आउटवर्ड फोर्स दैट ऑकर्स ऑन द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। कह रहा है जो ऑब्जेक्ट रोटेट करता है उस पर कौन सी फोर्स लगती है? तो आंसर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। व्हाट इज द शेप ऑफ द पाथ ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। हमने भी अपनी पिछली स्लाइड में देखा था कि जब जो हमारी धरती है वो सन के चक्कर काटती है, तो सन के जब हमारी धरती चक्कर काटती है तो वो इलिप्टिकल पाथ लेती है। आंसर रहेगा इलिप्टिकल पाथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे हमसे पूछा गया है एपिहीलियन क्या चीज होती है। तो यहाँ पे मैं सिंपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। हमारी जो अर्थ है, अर्थ जब सन के आगे पीछे चक्कर लगा रही है, जब सन के आगे पीछे रिवॉल्व करती है तो एक टाइम आता है जब धरती सन के पास आ जाती है। जब धरती सन के पास आती है तो उसे कहते हैं पेरिहीलियन। उसे पेरिहीलियन कहा गया, ठीक है। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है 3 जनवरी को। 3 जैन को धरती सन के पास आती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब धरती जो है वो सन से काफी दूर होती है। तो जब धरती सन से दूर होती है इसे कहा गया एपिहीलियन। और एपिहीलियन कब होता है? 4 जुलाई को एपिहीलियन होता है। तो हमें ये 2 डेट्स याद रखनी है। धरती जब सन के पास होती है, धरती सन के पास आ जाती है, बिल्कुल पास नहीं आ जाती, नियर अबाउट 142 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा।
और जब ऐसा होता है तो ऐसा कब होता है, ऐसा 3 जन को होता है। और जब धरती सन से दूर होती है तो उसे एपिहीलियन कहते हैं। ऐसा कब होता है, 4 जुलाई को होता है। तो इनमें जो डिस्टेंस होगा वो नियर अबाउट 157 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। अब हमसे पूछा गया, उसने पूछा कि एपिहीलियन का मतलब होता है अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन। नहीं, ये तो गलत है। एपिहीलियन अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन, राइट, दैट्स द राइट आंसर। तो जो बी ऑप्शन है वो राइट है। व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड? दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कितना टाइम डिफरेंस होता है? तो इसका आंसर रहेगा 4 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन? कहना जब धरती सन के आगे पीछे रिवॉल्व करती है तो वो कौन सी कंडीशन है जो फॉलो, यहाँ पे जो है कंडीशन जो फॉलो हो रही है। जब धरती सन के चक्कर काटती है तो सीजन चेंज होता है, बिल्कुल राइट। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज द सेम एज रोटेशन, बिल्कुल सही है कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करते हैं। हमारी धरती जो है वो सन के एंटी क्लॉकवाइज ही चक्कर काटती है। और जो रोटेशनल हम अगर बात करते हैं, जो धरती जब रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही करती है। द स्पीड इज नॉट यूनिफॉर्म, ये गलत है। जो स्पीड होती है वो यूनिफॉर्म होती है। हमेशा धरती जो है वो सन के चक्कर यूनिफॉर्म स्पीड में लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पेरिहीलियन पोजीशन ऑफ द अर्थ? हमने पहले भी बात की थी, इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन, ये तो बिल्कुल गलत है। जब पेरिहीलियन होता है तब धरती सन के पास होती है। और ये कब होता है, 3 जन को, दैट्स राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पेरिहीलियन जब होता है तो नियर अबाउट 147.4 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस होता है, बिल्कुल सही है। कह रहा है जब 152 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एपिहीलियन। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, जब धरती सन के पास होगी तो उसे पेरिहीलियन कहते हैं। तब डिस्टेंस धरती और सन के बीच में 147.4 मिलियन किलोमीटर का होगा। और जब धरती सन से दूर होगी तो उसे हम एपिहीलियन कहते हैं, तो जिसमें रफली 152 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम एट विच लैटिट्यूड? तो उसका आंसर रहेगा इक्वेटर। इक्वेटर के टाइम पे दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस रहता है और जो डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर रहेगा। अब बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इंटरनेशनल डेटलाइन? तो डेटलाइन के बारे में हमने पढ़ा ही था, इट गोज थ्रू द जिगजैग एट 2 पॉइंट्स, ये बिल्कुल सही है। द डेट चेंजेस एज वन मूव्स अक्रॉस इट, बिल्कुल ये भी सही है। इट इज ऑपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन, ये भी बिल्कुल सही है। दैट मींस ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। क्योंकि अगर हम ये अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ पे हमने यहाँ पे डेटलाइन देखी थी, और डेटलाइन ओरिजिनेट होती है 180 डिग्री से। इसी के उल्टी साइड पे देखोगे तो 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री से क्या ओरिजिनेट होता है, प्राइम मेरिडियन, जिसे हम टाइम लाइन भी कहते हैं। तो उसके पीछे बैक साइड पर है, तो दोनों ऑपोजिट हुए। द लेंथ ऑफ द इक्वेटर इज इक्वल्स टू, अगर मैं इक्वेटर की लेंथ की बात करता हूँ, देखिए यहाँ पे ये 0 डिग्री है, इसकी बात हो रही है। ये जो इक्वेटर की लेंथ की बात हो रही है, तो इक्वेटर की लेंथ है रफली 40,000 किलोमीटर। ये ऑप्शन, ये वाली जो ऑप्शन है ये राइट रहेगी। 40,000 नियर अबाउट 40,075 किलोमीटर, द राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हीट जोन्स आर करेक्ट? आप कुछ यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो, हमारे पास ये जो एरिया है, हमारे अर्थ पे जो सनलाइट है, जो सन की रेस है, वो बराबर नहीं पहुंचती। मतलब कुछ जगह ज्यादा पहुंचती है, कुछ जगह कम पहुंचती है। तो अगर मैं इस एरिया की बात करता हूँ, ये वाला, ये जो ग्रीन कलर वाला पोर्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 23 डिग्री, इस तरफ देखते हैं, 23.5 नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये वाला जो एरिया है धरती का, जहाँ पे सन की रेस सीधी पड़ती है, नियर अबाउट 300 डेज यहाँ पे सनलाइट पहुंचती है। इस वाले इलाके को कहते हैं टॉरिड जोन। इसे टॉरिड जोन भी कह सकते हो, जैसे ट्रॉपिकल एरिया भी कह सकते हो। हम बोलते हैं ना इंडिया से ट्रॉपिकल कंट्री, तो इंडिया इसी लाइन के बीच में, इसी एरिया के बीच में लाइक करता है। तो जो भी एरिया इस लाइन के अंडर लाइक करेगा उसे हम ट्रॉपिकल एरिया या टॉरिड जोन कहते हैं। ठीक है, अगर हम इस एरिया के बाहर की बात करते हैं, जैसे कि ये वाला, ये जो ऑरेंज कलर में दिख रहा होगा आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर इसके नीचे वाला, ये रहेगा 23.5 से लेकर 66 तक। इस वाले एरिया को हम लोग कहते हैं टेम्परेट एरिया। टेम्परेट इलाका होता है ठंडा इलाका। ये ठंडे इलाके की बात हो रही है, जैसे कि यूरोप की बात हो रही है, अमेरिका की बात हो रही है, तो रशिया की कुछ एरियाज की बात हो रही है, तो इन्हें हम कहते हैं टेम्परेट इलाका। जब हम टेम्परेट वर्ड सुनोगे तो अपने माइंड में हिट करना चाहिए, टेम्परेट एरिया वो होता है जो कोल्ड एरिया होता है। अब उसके बाद बात करते हैं ऊपर वाला, 66 से लेके यहाँ से 90 तक, ये वाला जो एरिया होता है इसका फ्रिजिड जोन, ऊपर भी नीचे भी, यह जमा हुआ इलाका। एंटार्क्टिका, आर्टिक ओशन की बात कर रहे हैं, तो जमे हुए इलाके को हम फ्रिजिड जोन कहते हैं, जहाँ पे सूरज की रोशनी बड़ी कम पहुंचती है और नियर अबाउट 6 महीने तो वहां पे रात ही रहती है। तो दैट्स द रीजन ये इलाके जो है जमे हुए हैं। अब उससे वैसे क्वेश्चन क्या पूछा है, उसका क्वेश्चन पूछा फ्रिजिड जोन जो होता है वो 66 1/2 से 66 1/2 साउथ तक होता है। तो यहाँ पे हम देखें 66 1/2 नॉर्थ है और 66 1/2 साउथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा उसने, जो टेम्परेट जोन होता है वो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ होता है टेम्परेट। और ये गलत बता रहा है, टेम्परेट तो नहीं होता, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर है टॉरिड जोन, बिल्कुल सही है। और 23.5 से लेकर 23 डिग्री साउथ तक होता है, तो इसका आंसर रहेगा सी ऑप्शन, जो आपका टॉरिड जोन। ये गर्म, बाकी दोनों चीजें गलत है कि वो उसमें उल्टा लिखा उसने। अब बात करते हैं कुछ इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ से। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द मेंटल कोर इंटरफेस। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारा जो मेंटल है, मेंटल को कोर से क्या चीज सेपरेट कर रही है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे पास कुछ डिसकंटिन्यूटीज होती हैं। डिसकंटिन्यूटीज क्या होती हैं, जो हमारी अर्थ के जो अंदर लेयर्स हैं, जैसे मेंटल कोर, क्रस्ट, इनको डिसकंटिन्यूटी सेपरेट करती है। तो यही क्वेश्चन है कि मेंटल को कोर से क्या सेपरेट कर रहा है। तो अब यहाँ देखो, ये रहा अपर मेंटल और यह लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल लोअर मेंटल को क्या सेपरेट कर रहा है, वो कर रहा है मोहरविक डिसकंटिन्यूटी। तो उसका आंसर रहेगा ये मोहरविक डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट है,
क्रस्ट और मेंटल को कौन सी बाउंड्री सेपरेट कर रहा है? तो ये रहा क्रस्ट हमारा, तो ये नीचे मेंटल है, तो इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री है, सॉरी हमने गलत कर दिया, ये जो 651 क्वेश्चन था उसमें मेंटल कोर, मैंने उसको क्रस्ट पढ़ लिया था, मेंटल कोर की बात कर रहा है, तो ये रहा मेंटल, ये है कोर, तो इन दोनों के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी रहेगी, जो बाउंड्री लाइन सेपरेट कर रही है, उसका नाम है गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो राइट आंसर ए ऑप्शन राइट आंसर है। तो यहाँ पे क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट कर रहा है, यहाँ पे फर्स्ट वाला, ये है मोहरविक डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट है द प्रोसेस, इसमें ना क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपने कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी पढ़ना है, ये बिटवीन द अपर एंड लोअर क्रस्ट है, मोहरविक डिसकंटिन्यूटी अपर क्रस्ट और लोअर मेंटल को सेपरेट कर रहा है, रेप्टी अपर मेंटल लोअर मेंटल को सेपरेट कर रहा है, गुटनबर्ग जो है वो मेंटल कोर को सेपरेट करता है, और लेहमैन जो है वो आउटर कोर इनर कोर को सेपरेट करता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस दैट टर्न्स लूज सेडिमेंट्स इनटू रॉक्स, कहते हैं एक प्रोसेस होता है जिससे लूज सेडिमेंट्स होता है वो रॉक्स बन जाता है, तो आंसर इसका लिथिफिकेशन। नेक्स्ट है a tremor which below the surface of the earth causes shaking of the earth crust, कहता है धरती के अंदर कंपन होती है तो जिसकी वजह से धरती हिलना शुरू कर देती है, हमारी जो क्रस्ट है वो हिलना शुरू कर देती है, वो क्या चीज होती है? तो उसका आंसर रहेगा अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक है उसकी वजह से हमारी धरती हिलना शुरू कर देती है, तो अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक बेसिकली भूकंप को कहते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड दैट कॉज एन अर्थक्वेक, वो कह रहा है कि इनमें से कौन सी चीज है जो अर्थक्वेक कॉज नहीं करती? तो अगर मैं फोल्डिंग और फॉल्टिंग की बात करता हूँ, ये बिल्कुल अर्थक्वेक कॉज करती है। जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तब भी अर्थक्वेक आता है, जब प्लेट टेक्टोनिक्स हमारी जब प्लेट्स मूव करती हैं तब भी अर्थक्वेक आता है। तो ऑप्शन इसमें से जो लावा है, ठीक है, उसने नॉट पूछा ना, तो बाकी तो करती हैं, तो आंसर इसका रहेगा लावा। लावा की वजह से हमारे जो है अर्थक्वेक नहीं आता। अब अर्थक्वेक जो अर्थक्वेक है हमारा, इसे मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो उनमें से एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास रिक्टर स्केल। तो उसने ये पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द पावर ऑफ अर्थक्वेक ऑन द स्केल ऑफ 1 to 9, दैट इज रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल हमारे पास एक स्केल रहेगा। एक और स्केल होता है हमारे पास, उसे कहते हैं मर्कली स्केल, और एक और स्केल की अगर मैं बात करूं तो आपका सिस्मोग्राफ भी होता है। ये तीनों स्केल जो है हम अर्थक्वेक को मेजर करने की यूज करते हैं। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द सेस्मिक फोकस इज कॉल्ड। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा अर्थक्वेक के बारे में बताता हूं ताकि आप इस क्वेश्चन से देखो। अब देखिए होता पता क्या है कि ये मान लो हमारे पास क्रस्ट है, ये हमारी क्रस्ट है, ऑलमोस्ट क्लियर है। तो क्रस्ट के नीचे क्या लिथोस्फेयर है, ये हमारी लिथोस्फेयर वाली प्लेट है। तो हमारी जो लिथोस्फेयर है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती है क्योंकि धरती के नीचे तो मैग्मा है। ये जो मैग्मा है स्थिनोस्फेयर जब हमने लेयर समझी थी अर्थ के इंटीरियर्स में, तो हमने देखा था धरती के अंदर स्थिनोस्फेयर वाली लेयर जो है वो मोल्टन फॉर्म है। ये जो मोल्टन मटेरियल है, ये मोल्टन मटेरियल कॉन्टिन्यूसली क्या कोशिश करता रहता है कि हमारी धरती जो है उसके ऊपर जो लिथोस्फेयर है, ये लिथोस्फेयर जो है इसको ब्रेक किया जाए, इसको ब्रेक करने की कोशिश करता रहता है कॉन्टिन्यूसली मैग्मा जो अंदर रहती है। अब मान लो ये जो मैग्मा है धरती के अंदर, ये प्लेट्स को मूव करा रहा है, कुछ इस तरह से मूव करा रहा है। अगर हमारी प्लेट्स ऐसे मूव करेंगी तो यहाँ पे दो प्लेट्स टकराएंगी, धरती के अंदर यहाँ पे हमारी दो प्लेट्स टकराएंगी। जिस जगह पे धरती के अंदर प्लेट्स टकराती हैं उसे हम कहते हैं फोकस, उस एरिया को हम फोकस कहते हैं। इस जगह पे अर्थक्वेक आता है, बट इसके बिल्कुल ऊपर परपेंडिकुलरली ऊपर धरती की सरफेस के ऊपर आपको अर्थक्वेक महसूस होता है। ये जो बिल्कुल सरफेस के ऊपर क्रस्ट के ऊपर जो पॉइंट मैंने बनाया है इसे कहते हैं एपिसेंटर। एपिसेंटर क्या होता है? जहां पे आपको अर्थक्वेक महसूस होता है। और ये बिल्कुल इसके नीचे दो प्लेट्स टकराती हैं, दो प्लेट टकरा रही हैं, दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो उसे फोकस कहा गया। जब भी अर्थक्वेक आता है तो दो प्लेट्स का टकराना या एक दूसरे से डाइवर्ज होना तो जरूरी होगा ना, तो जब भी टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं उस टाइम पर अर्थक्वेक आता है। तो बस इतना याद रखिएगा, जहां पे दो प्लेट्स टकराती हैं उस एरिया को फोकस कहते हैं, और फोकस के बिल्कुल परपेंडिकुलर बिल्कुल सरफेस के ऊपर एपिसेंटर होता है। जितना आप एपिसेंटर के पास होंगे, जितना हम एपिसेंटर के पास होंगे उतना हमें अर्थक्वेक ज्यादा महसूस होगा, और जितना आप एपिसेंटर से दूर होंगे उतना अर्थक्वेक आपको कम महसूस होगा। तो इसका आंसर है एपिसेंटर। द इंस्ट्रूमेंट जैसे मैं बता ही चुका हूँ कि जो 12 पॉइंट स्केल जो मेजर करता है अर्थक्वेक को, तो उसका नाम है मर्कली स्केल। मर्कली स्केल बेसिकली आंखों देखा हाल बताता है, ऑब्जर्व करता है। तो इसमें हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कितनी बिल्डिंग्स टूटी, कितने लोगों की जान गई है, कितना नुकसान हुआ है, वो मर्कली स्केल बता रहा है। नेक्स्ट है a large destructive ocean wave that can be generated by any disturbances like earthquake, volcanoes that rapidly displaces a large mass of water। यार जब धरती के अंदर एक एक किस्म का डिस्ट्रक्टिव ओशन वेव जनरेट होती है, जब अर्थक्वेक आता है, जब वॉल्केनो इरप्ट होता है, तो उसे कहते क्या हैं? जिससे बहुत सारा वाटर डिस्प्लेस होता है, तो बेसिकली सुनामी कहते हैं उसे। जब भी जब भी समुद्र के अंदर, जब भी ओशन के अंदर या समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आएगा या फिर कोई वॉल्केनो डिस्टर्ब हो, वॉल्केनो इरप्ट हो, सॉरी, तो क्या होगा? सुनामी आती है, तो उसे सुनामी कहा गया। द प्लैनेट्स दैट हैव नो नेचुरल सैटेलाइट्स, तो मरकरी, वीनस हमारे पास दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली ऑकर्स इन, जब हम पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर रहेगा सेकंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, क्योंकि हमने पढ़ा था 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। द टर्म लेवेंट, ये काफी न्यूज में था, तो लेवेंट का मतलब होता है वो इलाका
रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर। तो जो ईस्टर्न मेडिटेरियन जो शोर वाला इलाका है उसे लेवेंट कहा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ। वो कह रहा है हमें धरती के अंदर इंटीरियर्स के बारे में हमें किस चीज से पता लगता है। तो यहाँ पे हमारे कुछ ऑप्शन है। सबसे पहले मेटामॉर्फिक रॉक्स, बिल्कुल सही है, हमें इससे पता लगता है। लावा से भी पता लगता है, मेट्रॉइड से भी पता लगता है, जो आसमान से पत्थर गिरते हैं उन्हें मेट्रॉइड्स कहते हैं, उससे भी हमें धरती के फॉर्मेशन के बारे में पता लगता है। मैग्नेटिक फील्ड रॉन्ग आंसर है और ग्रेविटी भी रॉन्ग आंसर है। तो हमारा आंसर रहेगा 1 2 और 3। तो 1 2 3 फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अर्थ कोर इज मेनली मेड अप ऑफ। जो धरती का कोर है वो किस चीज से बना हुआ है, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो उसका आंसर है आयरन और निकल का बना हुआ है। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। इसे हम नीफ भी कहते हैं, निकल प्लस आयरन से बना हुआ हमारा धरती कोर। अब बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स कॉइन्ड द टर्म ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की टर्म को कंसीडर करने वाले कौन है। सो यहाँ पे आपके सामने इनका नाम है अरिस्तोनीस, इनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। अब बात करते हैं द टोटल लेंथ ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन। इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन कितनी है, तो आंसर है 7516 किलोमीटर। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट अटैच कर दी है ताकि आप इंडिया की कौन कौन सी स्टेट का कितना समुद्र से एरिया टच करता है। तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है, तो गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है, नियर अबाउट 1200 किलोमीटर। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा कंसिडर कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये भी हमने पढ़ा था, ट्रोपोस्फेयर सबसे पहली लेयर होती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब हमसे पूछ रहा है कि वो कौन सी लेयर होती है एटमॉस्फेयर की जो जहां पे आपको कोई भी क्लाउड्स नहीं मिलेंगे, वो क्लाउड से फ्री होगी। या फिर सेकंड ऑप्शन पे पूछ रहा है कि वो लेयर बताइए जो प्लेन्स उड़ाने के लिए सबसे सुटेबल है, और साथ में इट कंटेन्स ए लेयर ऑफ ओजोन। उस लेयर में हमें ओजोन लेयर भी मिलती है। तो इसका आंसर आप सबको पता ही होगा। तो इसका आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर। जो सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है वही लेयर क्लाउड्स फ्री होती है, जेट उड़ाने के लिए सबसे अच्छी कंडीशंस वहीं पे होते हैं। और थर्ड चीज उसी लेयर में 15 से 30 डिग्री में आपको ओजोन लेयर भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 70। विच लैंडफॉर्म इज प्रोड्यूस बाय विंड इरोजन। वो कह रहा है कि जो विंड इरोजन होता है उससे आपको कौन सा लैंडफॉर्म फॉर्म होता है। तो यूगन करके वो लैंडफॉर्म फॉर्म होता है विंड इरोजन से। इसमें होता क्या है कि जो विंड है वो कॉन्टिन्यूसली किसी पहाड़ को बार बार स्ट्राइक करती रहती है। तो बार बार स्ट्राइक करने से क्या होता है कि जो पहाड़ है उसका जो आउटर एरिया है वो इरोड हो जाता है। तो ये सामने अपने दिख रहा हो, मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे अटैच कर दें ताकि आप देख पाओ। तो ये है, ठीक है। तो इसका जो सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन है, जो सॉफ्टवेयर पोर्शन है वो इरोड हो गया है, तो इसे कहते हैं इरोजन। ये तीनों याद रखिएगा, स्टैक्स वगैरह, ये एग्जांपल सारी आपकी विंड इरोजन की एग्जांपल्स है। नेक्स्ट बात करते हैं डंकन पैसेज। डंकन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन। तो डंकन पैसेज जो है वो साउथ अंडमान लिटिल अंडमान के बीच में लाई करता है। ये हमारे अंडमान निकोबार की बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इंडिया का मैप ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे आपको अंडमान और यहाँ पे निकोबार दिखेगा। तो इनके बीच में ये वाला जो वाटर बॉडी है, इस पैसेज की बात हो रही है, इसे कहते हैं साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो पैसेज है वो डंकन पैसेज है। तो यहाँ पे ये आपको मिलेगा, ये वाला जो पोर्शन है ये अंडमान है और ये निकोबार है, तो इनके बीच में ही ये लाई कर रहा है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज। बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है ये हमारे जिसे बर्न एंड स्लैश भी कहते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट में अभी भी कुछ एरियाज में होती है। तो नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं उसे कहते हैं झूम। बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपके पास कोई जंगल है तो आप जंगल को आग लगा देते हो, आप पूरा जंगल साफ कर देते हो और यहाँ पे खेती बाड़ी करोगे, कल्टीवेशन करोगे। तो 3-4 साल तक यहाँ पे कल्टीवेशन अच्छी होगी, उसके बाद इस जमीन की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो जो ट्राइबल लोग हैं वो क्या करते हैं, वो किसी और जंगल को काटते हैं, वहां पे कल्टीवेशन करेंगे 3-4 साल के लिए, फिर किसी और जंगल को काटेंगे, वहां कल्टीवेशन करेंगे। मतलब कि जैसे कि अब जो मॉडर्न कल्टीवेशन के हिसाब से हम देखें तो मॉडर्न कल्टीवेशन में क्या करते हैं, हम सेमी जमीन को बार बार कल्टीवेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, ये सब चीजों इस्तेमाल करते हैं। बट ट्राइबल्स में ये चीज देखने को नहीं मिलती, वो बर्न एंड स्लैश करते हैं, एक जंगल को काटते हैं फिर दूसरे जंगल में शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट है विच माउंटेन पास इज नोन एज माउंटेन पास ऑफ ब्लिज़ार्ड्स। तो इसका आंसर है सी, जोजिला। तो अगर मैं बात करूं ब्लिज़ार्ड्स की, तो ब्लिज़ार्ड्स होते हैं बर्फ के तूफान, तो वहां पे काफी आते हैं, तो उसे जोजिला पास कहा गया। जोजिला पास एक दो माउंटेन आप ये ले लो, पास बेसिकली पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है उसे हम पास कहते हैं। नेक्स्ट है मैकमोहन लाइन इज अ बाउंड्री बिटवीन। मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है इसे हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन। जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड है वो इंडिया की तरफ सिचुएटेड है, ये वाला, और ये तो अरबियन सी है। अगर आपसे अंडमान निकोबार के बारे में पूछता तो ये रहेगा बे ऑफ बंगाल। तो दैट्स आंसर, डी राइट आंसर है। जो लक्षद्वीप है ये लक्षद्वीप आइलैंड है हमारे, तो जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो अरबियन सी में लोकेटेड है। द इंडियन स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्टलैंड। यार इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है जिसका सबसे ज्यादा एरिया वेस्टलैंड में है, तो आंसर राजस्थान। द फेमस स्पीशीज ऑफ ट्री सुंदरी इज फाउंड इन। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो सबसे फेमस ट्री है सुंदरी वो किन जंगलों में मिलता है, तो इसका आंसर रहेगा मैंग्रोव फॉरेस्ट। इंडिया में अगर मैं यहाँ पे मैप ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे ये जो इलाका वेस्ट बंगाल वाला, यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल ले लेते हैं और पास में ये बांग्लादेश भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो डेल्टा बनाती है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जिसका नाम है सुंदरबन। तो सुंदरबन डेल्टा में आपको एक ट्री मिलता है जिसका नाम है सुंदरी। ये सुंदरी ट्री बेसिकली मैंग्रोव है, मैंग्रोव पेड़ है। ये पेड़ ऐसे पेड़ होते हैं
जो सलाइन वाटर में ग्रो करते हैं, जिन पे नमकीन पानी का कोई असर नहीं होता, ये सलाइन वाटर में ग्रो करते हैं, तो इन्हें कहते हैं सुंदरी ट्री, हिंदी में, इंग्लिश में मैंग्रोव्स कहते हैं। तो मैंग्रोव ट्री की बात हो रही है। नेक्स्ट है द फ्रेंडशिप हाईवे इज अ रोड दैट कनेक्ट्स चाइना टू नेपाल। नेक्स्ट है नेम द पैसेज which is used by the pilgrims in Uttarakhand for कैलाश मानसरोवर यात्रा। आपको थोड़ी सी ज्योग्राफी पता तो आपने ये चीज जानते होंगे कि इंडिया का ये जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, यहाँ पे उत्तराखंड वाला का, यहाँ से चाइना का बॉर्डर टच करता है, और यहाँ पे एक पहाड़ है, यहाँ पे एक रिलीजियस प्लेस भी है जिसे हम मानसरोवर कहते हैं। तो वो हिंदुज्म के हिसाब से देखा जाए तो काफी फेमस एरिया है हमारा। तो इंडिया से उत्तराखंड से हम एक लिपू लेक, एक पास है, दो पहाड़ों के बीच में एक रास्ता है जिसे लिपू लेक कहते हैं, वो हम यूज करते हैं उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर, जो कि तिब्बत तिब्बत जो चाइना ने जिसे ऑक्यूपाई कर लिया है, जो उनके अंडर है, वहां जाने के लिए लिपू लेक यूज करते हैं। बट अब हम अगर मैं अभी की बात करता हूं तो अभी हम लिपू लेक यूज नहीं करते, एक नथुला करके पास है जो कि आपको सिक्किम में मिलेगा। ठीक है, तो ये भी मैंने क्वेश्चन डाल दिया, बट अगर अभी की बात करते हैं तो अभी हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो नथुला है, नथुला सिक्किम में पास रहेगा, जिससे हम कैलाश मानसरोवर यात्रा कर सकते हैं इंडिया से। नेक्स्ट है बगलीहार डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। अगर हम रिवर की बात करते हैं तो चिनाब रिवर पर बगलीहार डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं मजूली इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। मजूली दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। रिवर एंड आइलैंड का मतलब हुआ ये किसी रिवर के ऊपर है, और कौन सी रिवर है? ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर आपको रिवर एंड आइलैंड मिलेगा जिसका नाम मजूली, और ये आपको मिलेगा असम में। इसका आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज नोन एज गेटवे कनेक्टिंग जम्मू श्रीनगर। तो ये बनिहाल पास रहेगा, जो बनिहाल पास है वो जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट कर रहा है, ये बनिहाल पास इज द राइट आंसर। विच रिवर पासिस थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज। तो यहाँ पे धनुका रिवर रहेगी, यूक्रेन के पास आपको दिखेगी, और ये मैक्सिमम कंट्रीज से पास कर रही है। A storm that occurs due to the difference in temperature and the pressure of is called। वो कह रहा है कि एक तूफान आता है जो डिफरेंस इन टेम्परेचर की वजह से होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसका आंसर रहेगा साइक्लोन। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ विंड्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे कि जो मैच द फॉलोइंग है कि जो मानसून है क्या लोकल विंड है, ट्रेड विंड सीजनल विंड्स होती है, और ब्लिजार्ड परमानेंट विंड्स है। तो अगर मैच द फॉलोइंग देखूं तो जो मानसून है ये बेसिकली सीजनल विंड होती है, और जो ब्लिजार्ड होती है ये लोकल विंड है, और जो ट्रेड विंड्स होती हैं ये परमानेंट विंड्स होती हैं। तो आंसर रहेगा बी, ए का हमारा ऑप्शन रहेगा। मानसून की बात करते हैं तो मानसून ए के साथ 2 रहेगा, तो ये रहेगा A2। देन बी की बात करता हूँ तो B3 है, और सी की बात करते हैं C1 है। तो देखिए ऑप्शन कौन सी है, तो दैट्स द राइट आंसर। ठीक है, अब हम कुछ विंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए परमानेंट विंड्स, हमारे पास 3 परमानेंट विंड्स होती हैं। एक को कहते हैं हम लोग ट्रेड विंड्स, दूसरी विंड्स होती है ईस्टर्ली विंड्स, तीसरी होती है वेस्टर्ली विंड्स। ठीक है, ये परमानेंट विंड्स है। परमानेंट विंड्स वो विंड्स होती हैं जो पूरा साल ब्लो करती रहती हैं। इनका एक एरिया होता है, उसी एरिया में ये ब्लो करती रहेंगी, पर पूरे साल ब्लो करती रहेंगी, पूरे साल ही ये चलती रहती हैं। ठीक है, तो इन्हें परमानेंट विंड्स कहा जाता है। अब होती है सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स वो होती है जिनका एक सीजन होता है, ये पूरे साल चलती नहीं है, ये पूरे साल ब्लो नहीं करेंगे, ये अपने सीजन पर चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मानसून, अब इंडिया में मानसून है, मानसून क्या सीजनल विंड है, इसका सीजन होता है। अगर मैं इंडिया में बारिश की बात करता हूँ तो इंडिया में बारिश जून के महीने में होती है, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक बारिश होगी, 2-3 महीने तक बारिश रहती है। बट पूरे साल बारिश थोड़ी होती है, ये बारिश तभी होगी जब इंडिया में मानसून आएगा, और मानसून अपने आप में एक विंड का नाम है। एक ये विंड है जो इंडियन ओशन से होती हुई नॉर्थ वेस्ट हमारी जो विंड है वो इंडिया में एंटर करती है और अपने साथ मॉइस्चर लाती है। ठीक है, तो हम सीजनल विंड कहते हैं। लोकल विंड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो लोकल विंड्स वो विंड्स होती हैं जो एक छोटे से एरिया में ही ब्लो करती हैं। जैसे हम बात करते हैं लू की, तो लू पूरी दुनिया में तो नहीं आती है, इंडिया में लू आती है। अगर किसी और कंट्रीज में गर्म हवा चलती भी होगी तो उसका अलग नाम होगा। तो कुछ ही एक एरिया, कुछ छोटे एरिया तक ही कंस्टेंट रहती है, तो उसे लोकल विंड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्लैनेटरी विंड्स दैट फ्लोस बिटवीन द सब ट्रॉपिकल हाई एंड इक्वेटोरियल लो प्रेशर इज नोन एज। वो कह रहा है कौन सी विंड है जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है। तो इसका आंसर है ट्रेड विंड। जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो मैं आपको दिखाता हूं आपको, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक स्लाइड अटैच कर दी है इन्फॉर्मेशन के लिए। तो जल्दी से हम विंड्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो विंड्स होती हैं, विंड्स अगर हमसे पूछा जाए विंड्स क्या चीज होती है, तो विंड्स बेसिकली हवा होती है जो हॉरिजॉन्टली मूव करती है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर को विंड कहते हैं। कोई विंड अगर हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, इधर जा रही है इधर जा रही है, उसे विंड कहते हैं। अगर कोई विंड वर्टिकली ऊपर जा रही होगी तो उसे कहते हैं एयर करंट। वर्टिकल हवा को एयर करंट कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर होती है उसे विंड कहते हैं। अब जो विंड है, विंड हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये याद रखिएगा, विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारी धरती जो है, हमारी धरती पे जो सन रेज है वो सेम नहीं पड़ती। धरती पे जो सन रेज है वो सेम नहीं पड़ती। दैट मीन्स हर जगह पे सन रेज डिफरेंट डिफरेंट पड़ती है। इक्वेटर पे ज्यादा पड़ती है, जैसे इक्वेटर से दूर जाओगे तो सन रेज कम पड़ेगी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी अर्थ पे सेम तरह की प्रेशर बेल्ट्स नहीं बनती।
डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रेशर बेल्ट्स बनेंगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये आपको हाई प्रेशर दिख रहा होगा यहाँ पे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। यहाँ से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से एक विंड मूव करिए, रेड कलर का जो एरो दिख रहा है आपको, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ जा रही है, क्योंकि विंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रही है। ये वाली जो विंड जा रही है इसे कहते हैं ट्रेड विंड, ठीक है। उसके बाद सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से फिर यहाँ पे आपको विंड दिख रही होगी, ये सब पोलर लो प्रेशर की तरफ जा रही है, इस विंड को कहते हैं वेस्टर्लीज। और ऊपर देखोगे ये हाई प्रेशर एरिया, और यहाँ से लो प्रेशर की तरफ सब पोलर लो प्रेशर की तरफ विंड जा रही है, इसका नाम है ईस्टर्ली। तो इनकी बात हो रही है, ठीक है। चलिए अब हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब आपको पता लग गया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ जो विंड जा रही है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम हमने बता दिया, उसका नाम है ट्रेड विंड्स, और ट्रेड विंड्स को ही ईस्टर्ली भी कहते हैं। नेक्स्ट है सोनारन, सोनारन डेजर्ट जो है वो किस कंट्री में है, तो उसका आंसर है यूएसए। यूएसए आंसर है इसका।